गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बस अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं तो प्रिंट आउट निकल गया, मैं आते हुए लेके आ रहा हूँ उसको भी। अब मैंने रख लिया, अभी आते हुए लेके आ रहा हूँ मैं। चलो, blow for legislative rights in the realm of lawmaking. Allahabad High Court clears the way of 1991 suit over the Varanasi Mosque. US-led multinational initiative to protect Red Sea commerce. INS Kochi in Somalia. What is the Bhumi Rashi portal? Lok Sabha passed bill to replace Indian Penal Code, and 3 sub-schemes under the RAM program launched. Blow for legislative rights in the realm of lawmaking. अब ये जो है सब्जेक्ट काफ़ी लंबे टाइम से ये डिस्प्यूटेड था, और इसके पीछे अभी जो नए प्रोविजन हो क्या है, जब से पंजाब में गवर्नमेंट आई, यहाँ जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, वहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे भी गवर्नर और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उनको लेके आपस में कुछ ना टसल चल रहा है। उन सबको लेके सुप्रीम कोर्ट की नए वर्डिक्ट्स हैं, क्या क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट देखो। November 10, 2013 significant ruling in state of Punjab versus principal secretary to the governor of Punjab by the Chief Justice of India offered an interpretation of Article 200 of the Constitution of India. Up now, what is Article 200? 200 is the power of governor to assent the bill. The focal point was the first provision of Article 200 addressing a governor's choice when presented with a legislatively passed bill for assent. क्या है? This article outlines 4 potential courses of action of governor when faced with the bill after the passage with the legislature. Grant immediate assent, withhold assent, return the bill to the legislature. अब यहाँ पर जब भी विधानसभा को बिल पास करेगी तो विधानसभा बिल पास करके गवर्नर के पास भेजेगी, और गवर्नर के पास 4 ऑप्शन हैं, जहां पर सिंगल हाउस है वहां पर भी, जहां पर विधानसभा विधान परिषद है वहां पर भी। हम लोग मोटे तौर पर ये मान के चलते हैं कि विधानसभा ने बिल पास किया, बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस। क्या कि पहली बात, इमीडिएटली बिल के ऊपर साइन कर दे, अपना असेंट दे दे, उसके ऊपर अपना असेंट होल्ड कर ले, या फिर रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेचर, बिल वापस भेज दे रिकंसिडर करने के लिए। और अगर हाउस रिकंसिडर करके बिल गवर्नर के पास भेजे तो गवर्नर साइन करता है नॉर्मली, बट
Return the bill for legislature urging reconsideration. Reserve the bill for president's consideration. Article 201 govern the president's decision through no timeline is specified. उसके बाद traditional perception of the governor's power. और यहाँ पर यह है कि गवर्नर के पास एक और ऑप्शन है कि गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। प्रेसिडेंट के लिए जब प्रेसिडेंट इस बिल के ऊपर, जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो इसके पीछे कोई टाइमलाइन नहीं होती कि दैट इन हाउ मेनी डेज प्रेसिडेंट हैज टू साइन द बिल। ठीक है ना, प्रेसिडेंट अपना असेंट देंगे, फिर गवर्नर उनको इन्फॉर्म करेगा कि प्रेसिडेंट असेंट दे दिया है, अब ये बिल पास हो गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ द गवर्नर्स पावर। हिस्टोरिकली कमेंटेटर्स लाइक डीडी बासु बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और सबसे अच्छी बुक्स में से एक है, deemed the governor's authority to withhold assent as a final, leading to demise of the bill. They argued that sending the bill for reconsideration was discretionary, implying as absolute power to withhold assent. तो यहाँ पर ये है कि sending the bill to reconsideration was discretionary power है, गवर्नर को मिली हुई पावर डिस्क्रिशनरी है, मतलब गवर्नर चाहे तो उसको यूज कर सकता है और किस हद तक उसको यूज करना है, कहाँ कब यूज करना है, किस बिल पे यूज करना है, किस पे नहीं, ये गवर्नर का डिसीजन है। एम्प्लॉइंग एब्सोल्यूट पावर टू विदहोल्ड असेंट, तो अब उसको विदहोल्ड असेंट करने की पावर जो है ये गवर्नर की एब्सोल्यूट पावर है और उसको कोई चैलेंज नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है उसको पावर ये। The recent CJI judgment introduces a fresh perspectives linking with the holding assent with the mandatory reconsideration. The interpretation implies that governor withhold assent, the bill must be immediately sent back to assembly for reconsideration, leaving no option but to eventually give assent. अब यहाँ पर एक नया प्रोविजन जो ये जो नई चीजें जो ऐड हो रही हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी चेंज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में लिबरल हो रहा है, कुछ मामलों में रिजिड हो रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, mandatory reconsideration, the interpretation implies that governor withhold assent, the bill must be immediately sent back to assembly for reconsideration, leaving no option but to eventually give assent. तो गवर्नर के पास ये अथॉरिटी जो है, जिसको गवर्नर जो बिल विदहोल्ड करता है, तो इस केस के अंदर गवर्नर को ये जो प्रोविजन कह रहा है, द बिल मस्ट बी इमीडिएटली सेंट बैक टू असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। ये ना हो कि गवर्नर अपने पास लंबे टाइम तक उसके ऊपर आंसर ही ना करे। गवर्नर को बिल के किसी प्रोविजन को लेकर एतराज है तो इमीडिएटली असेंबली को सेंड कर दे कि मेरे को ये प्रोविजन ठीक नहीं लग रहा, इसको रिकंसिडर कर लो, देन लीविंग नो ऑप्शन बट टू इवेंचुअली गिव असेंट। उसके बाद गवर्नर उसको साइन कर दे जब वहां से बिल पास हो किया जाए तो। फिर उसके बाद safeguarding legislative right, the judgment protect the legislature's right preventing potential misuse of unelected governors. अब यहाँ पर जो प्रोविजन है सेविंग लेजिस्लेटिव राइट्स, safeguarding legislative rights, the judgment protect the legislature's right preventing potential misuse of the unelected governors. अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी है इस केस के अंदर, प्रायोरिटी विधानसभा को है। क्यों? क्योंकि विधानसभा इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आंसरेबल है टू द पीपल। गवर्नर इज इलेक्टेड, गवर्नर तो उनके ऊपर बैठा है ना, गवर्नर का काम कुछ और है। गवर्नर का काम हर बिल के ऊपर टांग अड़ाना नहीं है, काम को रोकना नहीं है गवर्नर का काम। ठीक। एवोल्यूशन ऑफ गवर्नर्स पावर, इट मार्क्स एन एवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गवर्नर्स पावर, एम्फसाइजिंग कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। देखो गवर्नर का रोल, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 के एक्ट से लिया है, ये कहो कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने चीजें ली हैं, और यहाँ पर गवर्नर का रोल जो है वो सिर्फ निगरानी रखना है, गवर्नर मास्टर नहीं हो सकता। गवर्नर शुड नॉट बी लाइक अ प्रिंसिपल और टीचर और अ मास्टर हु डायरेक्ट द गवर्नमेंट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दिस इज नॉट गवर्नर्स ड्यूटी। गवर्नर का काम ये है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो वो इन्फॉर्म कर दे कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा, नहीं तो वो प्रेसिडेंट के पास बिल को भेज दे। ऑप्शन है ना गवर्नर के पास। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर ना तो गवर्नर हो सकता है ना प्रेसिडेंट हो सकता है, बट केसेस डिस्प्यूटेड गवर्नर के ज्यादा रहते हैं। इट मार्क्स एन एवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द गवर्नर्स पावर, एम्फसाइजिंग कंटीन्यूअस असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। Enhance clarity of Article 200, Supreme Court assert that governors cannot delay decisions on bills, bringing greater clarity on Article 200. तो गवर्नर्स डिले नहीं कर सकते बिलों के ऊपर। जब बिल पास होके हाउस के पास पहुंच गया, गवर्नर ने हाउस ने बिल पास कर दिया, गवर्नर के पास पहुंच गया, गवर्नर इरेशनल डिले नहीं करेगा। महीने महीने 2-2 3-3 महीने गवर्नर आंसर ही नहीं कर रहा उसके ऊपर, पार्लियामेंट के अगले सेशन तक की वेट हो रही है,
फिर उस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ना करना पड़े वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि गवर्नर हमारे बिल के ऊपर सेंट नहीं दे रहा, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे पंजाब के केस में हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी डांटा, उन्होंने गवर्नर को भी डांटा कि आप दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों की गलती बराबर है। ठीक, पर गवर्नर को ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की गाड़ी को रन करने के लिए गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है। तो दो पहिए हैं, एक विधानसभा, एक गवर्नर। ठीक, तो हम लोगों ने इसको पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किया हुआ है दैट इंडियन मॉडल इज हैंड इन हैंड। ठीक है ना, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के काम रोकेंगे नहीं, और कंपटीटर तो हो नहीं सकते एक दूसरे के। एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्नर डिस्क्रिप्शन इन द रिजर्विंग बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी क्या कहती है? द करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप प्रॉम्प्ट्स अ क्रूशियल एक्सप्लोरेशन इनटू द गवर्नर्स अथॉरिटी टू रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एज एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन सब्जेक्ट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं किया गया, उन सभी सब्जेक्ट्स को लेके गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है कि ये इंटरप्रिटेशन में नहीं आ रहा, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में कहीं सही से मेंशन नहीं है किस बारे में क्या करना चाहिए, बिल को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, पावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी की कम करना है, वो तो बिल कंफर्म है कि वो तो बिल प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। ऐसा कोई भी बिल जो कोर्ट की अथॉरिटीज को कम कर रहा है वो तो बिल जाएगा। बट कई जगहों पर ऐसा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बिल की डेफिनेशन में आता ही नहीं, गवर्नर की पावर में भी नहीं आता, तो ऐसे केस में गवर्नर बिल जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। देखो, जब भी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में टसल होता है, और टसल हमेशा इस करके होगा कि गवर्नर किसी और पार्टी का है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है उस केस में। ऐसे ही गुजरात में जब नरेंद्र मोदी वहां के सीएम थे तो एक बिल पास हुआ था गुजको का, तो उस टाइम पे वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्रेसिडेंट भी बीजेपी का ही था। अब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वही करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, प्रोविजन तो ये कहता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, जो गवर्नमेंट कहेगी वही प्रेसिडेंट करेगा। तो गुजको का बिल जो वहां से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता, पहले भी ऐसा हुआ था, तो गुजरात विधानसभा ने बिल पास कर दिया था, बिल गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट के दे दिया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर आंसर नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट आंसर देने के लिए बाउंड्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही डेफिनेशन है, प्रेसिडेंट आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है। फिर जब वो बिल विधानसभा से दूसरी बार, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जब विधानसभा, गुजरात विधानसभा से बिल पास होके आया, फिर वो प्रेसिडेंट के लिए कहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कह दिया कि ये बिल पास नहीं हो सकता। इसका मतलब बिल में सच में कुछ प्रोविजन ऐसा था जो गलत था। ठीक है, पर पहले वहां पे कह रहे थे नहीं जी स्टेट गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है, ऐसा ऐसा है। बाद में खुद ही अपनी ही सरकार, उन्होंने बिल को रिजेक्ट किया कि नहीं ये बिल पास नहीं हो सकता। ठीक, तो क्लैशेस तो रहेंगे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसी तरह से प्रेसिडेंट उसके बीच में भी। तो current political landscape prompt crucial exploration into the governor's authority to reserve the will for president's consideration as aspect left unaddressed by the constitution. उसके बाद indirect clues, article 213 and article 254, ये यहाँ पे दो आर्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। The constitutional clause indirectly shed light on the matter, article 213 dealing with the ordinance making power and article 254 clause 2 which pertains to state laws in the concurrent list. तो पहले आर्टिकल 13 के अंदर क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के अंदर क्या है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट। समझ आया बेटा? अब स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी ना, ठीक है, और ऑर्डिनेंस भी स्टेट गवर्नमेंट ही लेके आएगी, और दोनों केसेस में गवर्नर के साइन जरूरी है। ठीक है ना, कंकरेंट लिस्ट जब साथ स्पेसिफिकली डिस्कस करें कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट में तो दोनों की अथॉरिटी बराबर ही है। अब मामला डिस्प्यूट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अथॉरिटी बराबर है, तो उस केस में गवर्नर बिल रिजर्व करने के लिए भेज सकता है। ऑर्डिनेंस के केस में गवर्नर को कहा गया कि आपके साइन जरूरी है जी। ऑर्डिनेंस क्या है कि इमीडिएटली लॉ बनाना जरूरी है ना, इसी करके ऑर्डिनेंस का प्रोविजन ही यही है कि इमीडिएट लॉ चाहिए, उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या विधानसभा सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास करा देंगे। तो ऑर्डिनेंस पास कराने में और कंकरेंट लिस्ट के केसेस के अंदर जो अथॉरिटी है ये गवर्नर के पास है। Article 213 implications, the provision grant governor the authority to issue ordinances with presidential instructions if deeming it necessary to reserve a bill provision. The language deemed if it necessary, deemed if necessary, deemed it necessary suggests that governor must exercise judgment within the constitutional framework. It implies a restriction on arbitrary action, emphasizing adherence to constitutional principles in the decision to reserve bank. रिजर्व बिल, सॉरी, द डिसीजन टू ऑफ रिजर्व बिल्स। तो यहां पर आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर के पास ये अथॉरिटी मिल जाती है ऑर्डर इशू करने की,
और उसमें अथॉरिटी जो है उसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है साथ में। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस इफ डीमिंग इट नेसेसरी बिल रिजर्व अ बिल प्रोविजंस, तो अगर उसको लगे कि इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है तो आर्टिकल 213 के अंदर बिल जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। ठीक, and suggested that governor must exercise judgment within the constitutional framework. It implies a restriction on arbitrary actions, emphasizing adherence to constitutional principles in the decision to reserve a bill. तो इन हर केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना, दैट कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसकी वायलेशन नहीं हो। तो कंट्री शुड रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मींस लिमिटेड पावर। हाँ, ये कह रहे थे कि गवर्नर एसेंट को होल्ड नहीं कर सकता, उसको इमीडिएटली रिटर्न कर देना चाहिए बिल अगर चाहिए नहीं कंडीशन के लिए, मतलब लिंगर ऑन नहीं करना, बिल्कुल डिले नहीं करना, इररिलेवेंट डिले नहीं करना। वो साइन कर दे। इसका मतलब सर एक साथ तो जो विदहोल्ड एसेंट वाली पावर है वो तो खत्म नहीं होगी सर। विदहोल्ड इज असेंट, हाँ यस, एक सेंस में हम लोग ये भी मान सकते हैं, फिर तो उसकी एक पावर तो कम भी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, असेंट आपको होल्ड इस करके करना है, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, है ना। एक दिन 2 दिन हो गए, इमीडिएटली साइन करने की जरूरत नहीं, आप 2-3 दिन ले लो सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चेक कर लो, किसी एक्सपर्ट से, लॉ एक्सपर्ट से डिस्कस करना, आप डिस्कस कर लो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्लैश तो नहीं कर रहा है। हाँ यस, इररिलेवेंट रिंगल ऑन नहीं होगा, 2-2, 3-3 महीने तक आप बिल्कुल लटकाते चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 254 क्लॉज 2, आर्टिकल 254 clause 2 instruct the state laws on concurrent list that takes precedence if they have presidential assent, even if conflicting with the central laws. Notably, does not mandate sending every bill on concurrent subject to the president, indicating a nuanced approach of the necessary for the presidential movement. अब यहाँ पर बिल में, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों को अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ठीक है बेटा, देखना हम लोग ना एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाएंगी, खींचेगी, और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा। तो आर्टिकल 254 का ये जो प्रोविजन है, जब हम लोग मेंस के सेक्शन के अंदर इस चैप्टर को लिखेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मेंस में जो 2024 का जो मेन होगा उसमें ये सेक्शन जरूर आएगा। ठीक, अब आर्टिकल 254 व्हाट इज दैट? कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव इक्वल राइट्स, इक्वल राइट है दोनों को। ठीक है, और उस केस में हो सकता है कि क्लैशेस हो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी बराबर है दोनों की, तो क्लैशेस हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ भी प्रोविजन, सेम प्रोविजन डिस्कस कर रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोविजन उससे क्लैश करते हो। उस केस में प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल को होल्ड करके प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दे। अब पहले केस के अंदर हमने डिस्कस किया, ऑर्डिनेंस के केस में, ऑर्डिनेंस में तो यही है ना प्रोविजन, यही आर्टिकल्स के अंदर कि जो अथॉरिटी है उसमें इमीडिएटली कुछ लॉ बनाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, और अथॉरिटी इमीडिएट लॉ बनाना चाहती है पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर भी कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के पास सेम अथॉरिटी है, तो उस केस में भी क्लैश नहीं होना चाहिए। गवर्नर बहुत सोच समझ के साइन करेगा, और जो आपने कहा कि इमीडिएटली साइन करने की जरूरत है, 2-3 दिन लगा ले, बिल्कुल सारे प्रोविजन को चेक कर ले कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से, एंड इफ इट इज ओवरलैपिंग देन वो बिल प्रेसिडेंट को साइन असेंट के लिए भेज सकता है। आप एक बार चेक करो, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज थोड़े हैं, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, आप ज्यादा चेक कर सकते हो, ज्यादा बेटर इन्फॉर्म कर सकते हो मुझे। ठीक, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब भी आप इस बारे में प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में जो टसल के बारे में क्वेश्चन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में टसल, तो आप इन दोनों आर्टिकल्स को जरूर मेंशन करना, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 254 क्लॉज 2। ठीक, तो रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, गवर्नर स्टिल हैव द ऑप्शन टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, क्रिएटिंग पोटेंशियल चैलेंजेस फॉर द स्टेट लॉ मेकिंग। ठीक है ना, तो रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, गवर्नर स्टिल हैव द ऑप्शन टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, क्रिएटिंग पोटेंशियल चैलेंजेस फॉर द स्टेट लॉ मेकिंग। और उसमें अनकैटेगराइज्ड बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन लैक्स clear categories of bill that can be sent to president, allowing governor discretion. Recent instances in Kerala and Tamil Nadu highlighted potential misuse. अब क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि किस बिल के ऊपर गवर्नर
साइन करेगा और किस बिल को वो होल्ड करेगा। और उससे क्या हो रहा है कि गवर्नर ऑलमोस्ट हर बिल को, क्योंकि वहां पर सरकारें जो है वो अपोजिट पार्टी की हैं, तो गवर्नर ऑलमोस्ट हर बिल को होल्ड करता जा रहा है और हर बिल को प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को काम करने में दिक्कत है, उनको लॉ बनाना है, गवर्नर 2-2 3-3 महीने तक आंसर नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जैसे पंजाब में हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार भाग रहे हैं कि देखो जी गवर्नर हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ठीक, जो गवर्नर कर रहा है वो ठीक नहीं है, और जो सीएम की जो लैंग्वेज है पंजाब के अंदर वो भी ठीक नहीं है। दोनों गलत है, गलती दोनों तरफ से। उसके बाद एनालिसिस ऑफ गवर्नर डिस्क्रिशन इन रिजर्विंग बिल। The Constitution remains silent on the governor discretion to reserve a bill for the president's consideration. Indirect references of Article 213 and 254 Clause 2 touch upon the issue, emphasizing the need for constitutional adherence. तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाना जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाना जरूरी है, और उसमें ध्यान में रखना है कि हैंड इन हैंड होना चाहिए, दूसरे के कंपटीटर नहीं होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? Presidential jurisdiction and governor's duty on state subject. In a federal legislation sphere, the president lacks jurisdiction to scrutinize and assent to the bill exclusively concerning state subject. This underscores the constitutional duty of the governor in such matters. ठीक, स्टेट सब्जेक्ट के बिल के ऊपर तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है। यहां पर गवर्नर का असेंट और गवर्नर का जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नर की जो पेशेंस है या गवर्नर को मिले हुए जो राइट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। Sending a bill to state matters to the president might be viewed as abdication of governor's constitutional duty, given the stateless subject are beyond the president's purview. The perspective underscores the importance of governors retaining their responsibility in matter exclusively within the state domain. तो यहाँ पर अथॉरिटी जो है ये गवर्नर की इंपॉर्टेंट हो जाती है और गवर्नर को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज जल्दी से जल्दी बना सके। देन उसके बाद इन क्लोजिंग, द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट गाइडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द गवर्नर डिस्क्रिशन टू रिजर्व बिल इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, while indirect references in Article 213 and 254 Clause 2 offer some insights, the need for clarity remains paramount. Striking a balance between the federal principles, legislative authority and constitutional duties is essential for comprehensive understanding of the governor's role in reserving bills for the president's consideration. Now, solution क्या है इसका? Solution है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की पावर को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम मानते हैं होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज क्या रियली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू डू दिस? And for that they have to amend the Indian Constitution. And recently Narendra Modi said कि irrelevant unconstitutional amendments की requirement नहीं है, जहां रेलेवेंट है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, इररेलेवेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट नहीं करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर तो ओपन एंडेड, अभी तो क्या है कि अभी ओपन एंडेड अप्रोच है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेफिनेशन दे दी फिर तो अब बाउंड हो गए ना उन्हीं चीजों के लिए, तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट उन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का मिसयूज करे, उन लूप होल्स का बेनिफिट उठा के कल को आप इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर लें। बिकॉज द पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल कैरिंग सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। We must understand that while discussing Indian Constitution, we should know that Indian Constitution is still carrying those things which are unconstitutional according to the Constitution itself. That is the basic reason of criticism of Indian Constitution. So Indian Constitution is not very clear in itself. So the approach should remain open-ended, but the rational or the patience or you can say the power of governor became very important. ठीक, रैशनल गवर्नर और रेलेवेंट चीजों को रोक लगाने वाला, जो रेलेवेंट चीजों को रोकने के लिए गवर्नर की जो पावर है वो जेन्युइन है, बट हर बिल को रोके रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए अपने आप में अच्छा नहीं है। इंडियन सिस्टम को रन करने के लिए गवर्नर शुड कोऑपरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज इंडियन मॉडल इज हैंड इन हैंड मॉडल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Allahabad High Court cleared the way for 1991 suit over Varanasi Mosque. Why in news?
The Allahabad High Court has rejected 5 petitions of UP Sunni Central Waqf Board and the Gyanvapi Mosque Committee, stating that a suit filed in 1991 concerning the Varanasi Mosque is not a bared under the Places of Worship Act. The case is now directed to the Varanasi Civil Judges Court for an expedient resolution within 6 months. अब क्या है? Highlight from today's article क्या है? What does the Places of Worship Act 1991 says? Enacted during the Ram Temple movement, it preserves the nature of the places of worship, excluding Ayodhya, as of August 15, 1947, prohibit the conversion of any place of worship and maintains its religious character as of specific date. तो किसी भी रिलीजन का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर आज है उसके स्वरूप को बदला नहीं जाएगा। ये प्रोविजन था जब राम मंदिर के लिए, जब वहां पे बाबरी मस्जिद मूवमेंट चल रही थी और बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तब ये प्रोविजन पास हुआ था कि 1947 वाली सिचुएशन पर ही सारे मंदिर मस्जिद एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बनाया भी था। प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेन्स इट्स रिलीजियस कैरेक्टर एज ऑफ द स्पेसिफिक डेट। तो 15 अगस्त 1947 वाली कंडीशन को एज इट इज मेंटेन रखेंगे, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। अभी जो रिलीजियस प्लेसेस, जो 2 रिलीजियस प्लेसेस हैं खासतौर के ऊपर, एक ज्ञानवापी मंदिर है और एक मथुरा टेम्पल है। इनको लेके क्लैशेस है। मथुरा में जो टेम्पल है, कृष्ण मंदिर है वो, और एक ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ लगती है, ठीक। इनको लेके बेसिकली डिस्प्यूट है। रीजन उस पीछे, डिस्प्यूट के पीछे क्या है कि औरंगजेब ने यहां पर मंदिर गिरा के मस्जिद बनवाई थी। अब इस केस के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रानी अहिल्या बाई ने वो लैंड डोनेट की थी, और जो वो अथॉरिटी है उनके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि लैंड थी, डोनेट की हुई थी किसी ने, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट है, पास्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास ऑर्डर भी हैं जो औरंगजेब ने ऑर्डर इशू किया था मस्जिद को गिराने का। ये 1-2 इश्यूज हैं, डिस्प्यूट हुआ है। बट फिर भी पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग मॉर्निंग की क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि इन सब चीजों में कोर्ट कचहरी पहुंचने से बेटर है कि दोनों रिलीजन के एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएं, इधर धर्मगुरु इकट्ठे हो जाएं, उधर मौलाना इकट्ठे हो जाएं। बेटर है कि बजाय कोर्ट से डिसीजन आने के आपस में मिल बैठ के अगर डिसीजन हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है कि अगर बैठ के दोनों डिसीजन ले लेंगे तो कम से कम कम्युनिटीज होना, राम मंदिर के केस में भी यही चाहिए था, ठीक है। आपस में बैठ के डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व करते तो शायद आज जो एक स्पेसिफिक कम्युनल टेंशन इंडिया में देखने को मिलती है ना, शायद वो नहीं होती, है ना। और अभी भी दोनों तरफ से बहुत सियाने हो जाए, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लेना कुछ देना पड़ेगा, तो आपस में दोनों अगर पार्टी सहमत हो जाए तो बेटर है, इसका अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा। तो प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेन्स इट्स रिलीजियस कैरेक्टर। उसके बाद अप्लाइज टू डिस्प्यूटेड साइट लाइक काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स इन वाराणसी एंड द कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा। 2 जगह डिस्प्यूट है। तो अपहेल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के 2019 एज अ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन प्रिजर्विंग सेक्युलर वैल्यूज। बैकग्राउंड फॉर द recent Allahabad High Court order. The High Court decision stemmed from petitions by the Gyanvapi Mosque Committee and the UP Central Waqf Board. UP Sunni Central Waqf Board. Arguments centered around the maintainability of the original 1991 suit under the Places of Worship Act, challenging the claim that it was bared. In 2018, Supreme Court ruled on the automatic removal of interim stay order after 6 months to prevent undue delays in trials. Claim in 1991 petition क्या कहती है? In 1991, suit seeks recognition that mosque structure and adjoining part of the old temple are properties of Lord Vishweshwar and devotees, alleges illegal occupation by the Muslim community and asserts Hindus' right to worship, renovate and reconstruct their temple. तो हम लोगों ने जो मॉर्निंग की क्लास में भी आज सुबह डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट सेम डिस्प्यूट है ना। अगर भगवान को सही माने में जिसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी तो उसको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ठीक है, देखो उसके बारे में हर आदमी का अपना, हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता है, और डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपने हिसाब से सोचने का राइट है। तो कंट्री शुड रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, और रूल ऑफ लॉ इंडिया में सुप्रीम है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है द लिमिटेशन ऑन एवरी लॉ,
द लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, यही हम कहेंगे ना। व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ मींस लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अनलिमिटेड पावर तो इंडिया में किसी को मिली नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है ना, हर किसी को पावर जो मिली है वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। और अब देखो इसमें डिसीजन क्या आता है कल को क्या कहता भी यही है, पर बावजूद इसके लड़ाइयां सारी धर्म के नाम पर ही, कम से कम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक, अब उसके पीछे वही जो टेंशन है, जो पास्ट में जो टेंशन चली है, जिसको पीछे हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, व्हेन सम थिंग्स वर इम्पोज्ड ऑन समबडी, उसकी आने वाली जनरेशन जो है वो रिटेलिएट करेंगी, उसकी जनरेशन या दूसरे रिलीजन की जनरेशन जो है वो रिटेलिएट करेगी, नहीं हमारे साथ ठीक नहीं हुआ था। चलो खैर जो हो गया पास्ट में उसको लेके क्यों ढोना है, फिर फ्यूचर में हम चल नहीं सकते, पास्ट में ये हो गया था, पास्ट में तो बाबर ने भी अटैक किया था, पास्ट में तो हमारे यहाँ भी लोगों ने धोखे दिए हैं, है ना। तो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। तो counter argument emphasizes the right of petitions to pray the temple and places of worship interim to prevent the controversies, assert that the mosque uninterrupted use of Muslims for prayer since August 15, 1947, maintaining the religious character. तो ये भी दो एस्पेक्ट्स ये हैं कि लगातार मुस्लिम वहां पर पूजा करते तो आ रहे हैं। राइट ऑफ पिटिशन टू प्रे इन द टेम्पल एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंटेंड टू प्रिवेंट कंट्रोवर्सीज। तो अपने यहाँ वो करते नहीं, अपने यहाँ वो करते नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर हाईलाइट क्या करता है? डायरेक्ट द वाराणसी कोर्ट टू कंक्लूड द हियरिंग विद इन 6 months, डिस्करेजिंग अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स। तो 6 महीने के अंदर आप इसकी जजमेंट दे दो। स्टेट्स द ज्ञानवापी कंपाउंड स्टेट्स the Gyanavapi compound can't simultaneously have both Hindu Muslim religious characters। तो ज्ञानवापी मस्जिद के कंपाउंड के अंदर अब यहाँ पर क्योंकि वो जो जिसको फाउंटेन कहते थे वहां पर ये कह रहे हैं शिवलिंग है, अब उस केस में जहां पर मंदिर भी वहीं पर है, मस्जिद भी वहीं पर है, तो क्लैशेस के चांसेस ज्यादा। वो कहते जल्दी से जल्दी इस इशू को डिसॉल्व करो, इसको खत्म करो इसको। तो जितना जल्दी हो सके इश्यूज रिजॉल्व हो भी जाने चाहिए, खासतौर के ऊपर इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज। Notes that while the Places of Worship Act prevents controversies, it lacks in procure the determining the religious character of the places of worship. Direct the Archaeological Survey of India (ASI) जो है to submit a scientific survey report for the surveys if needed to be directed by the court। तो direct the Archaeological Survey of India to submit scientific survey report कि आप अपना scientific survey पेश करो और उसके साथ साथ further surveys और आगे की सर्विस कंटिन्यू करो if needed to be directed by the court। तो उस तरह से कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। तो अभी देखो इसके आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, क्या उनकी एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सामने क्या आती है, क्या क्या कहते हैं वो। तो यूएस लेड्स मल्टीनेशनल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट रेड सी कॉमर्स। अब यही जो फोटो है इसी की वजह से तो कल क्लास नहीं हो पाई। तो आई कॉपीड दिस फोटो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। तो दिस इज रेड सी और हमने डिस्कस किया है ये बाबल मंदेब है और यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज है और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। अब दुनिया का ज्यादातर ट्रेड इसी रूट से होता है, तो अमेरिका और इसके बाद वाली न्यूज जो है इसी से रिलेटेड है, और अमेरिका और सभी कंट्रीज खासतौर पर कोरिया, जापान, चाइना, इन सब का ट्रेड भी इसी रूट से होता है, इंडिया का ट्रेड भी इसी रूट से है। तो इस रूट के ऊपर यहाँ पर यमन के अंदर हुती जो है, अब हु द हुतीज आर, हुती टेक्निकली ये यजदी या यजदी कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी उसकी कहते हैं। तो दीज आर अ शिया मुस्लिम ग्रुप। यजदी ईरान में भी होते हैं यजदी, इराक में भी यजदी होते हैं। तो सुन्नियों की एक ब्रांच है, यजदियों की एक ब्रांच है हुती, सॉरी नॉट सन्नी, शियाओं की। जो यजदी हैं ये शिया ग्रुप है और यजदियों की एक ब्रांच है जिसको हुती कहते हैं। एंड हुतीज आर शिया ग्रुप, दे आर फाइटिंग विद इन देयर ओन कंट्री फॉर देयर ओन राइट्स, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो सुन्नियों की है यमन के अंदर, और ये जो शिया हुती हैं ये अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान इटसेल्फ। ठीक है, ईरान हुतियों को सपोर्ट कर रहा है और हुती जो है अपनी गवर्नमेंट के अंदर, अपनी ही कंट्री के अंदर जो सुन्नी गवर्नमेंट है और हुती शिया हैं और सुन्नी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर लड़ रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब ये जो हुतीज हैं यहां से जाने वाले जो शिप्स हैं, ये जो बाबल मंदेब से होकर जो शिप जाते हैं उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं। और ये वो एरिया है क्योंकि सोमालिया पास पड़ता है, तो दिस इज एरिया, इसका नेम जो है वो खराब है, नाम इसका खराब है इस करके बिकॉज ऑफ देयर सोमालियन पायरेट्स की वजह से। और सोमालियन पायरेट्स के साथ साथ जब हुतीज गवर्नमेंट जहां पर जो जो सरकारें हैं, जैसे अमेरिका ने भी अपने
यहाँ पर शिप एक्टिव कर दी है, और रिसेंटली इंडिया ने भी अपना कोची शिप भेजा है जिसमें मिसाइल कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है वो, है ना, मिसाइल कैरी कर रहा है उसमें ये ब्रह्मोस टाइप की मिसाइलें लगी हुई हैं। और कल एक न्यूज आई है, उसमें कंफर्म हो गया है कि इंडिया आर्मेनिया को आकाश मिसाइल बेच रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश मिसाइल, कल न्यूज आई है। और सरफेस टू एयर मिसाइल अगर हम लोग आर्मेनिया को बेच रहे हैं तो इसका मतलब फिलीपीन भी हमसे डिमांड कर रहा है कि मेरे को भी दो, ठीक है। और हो सकता है वही मिसाइल हम इंडोनेशिया को भी बेचें। तो जिसको हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड की टेंशन में बड़ी कंट्रीज को प्रॉफिट होता है। वर्ल्ड की टेंशन में बड़ी कंट्रीज को अपने हथियार बेचने का मौका मिलता है और अपना सामान बेचने का मौका मिलता है। यस। US Defense Secretary announced the formation of a multinational operation to secure commerce of Red Sea, responding to recent missiles and drone attacks by the Yemen-Iran aligned Houthis. अब एक एस्पेक्ट ये भी है कि कुछ लोग जो वर्ल्ड फोरम के अंदर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि इंडिया ने इसी दिन के लिए ईरान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग रखा था। समझे? हूतीज कौन है? ईरानी सपोर्टर्स। और यमन में गवर्नमेंट किसकी है? सुन्नियों की। और सुन्नियों की गवर्नमेंट की सऊदी अरेबिया से बनती है। डोमिनेटिंग कौन है? हूती। और अभी हूती क्या कर रहे हैं? यहां से आने वाले जहाजों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब दोनों कंडीशन में अगर इंडिया को इस एरिया के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो इंडिया हूतियों की रिक्वायरमेंट है इंडिया को, और अगर इस एरिया में ट्रेड को चलता रखना है तब इंडिया को ईरान की दोस्ती की जरूरत है कि वो हूतियों की सपोर्ट ना करे जब इंडिया यमन के ऊपर अटैक करे, हूतियों के ऊपर अटैक करे, यमन पे अटैक नहीं करे। हूती या हैती जो भी है, ठीक। उसके पीछे खास तौर के ऊपर अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ईरान का दोस्त है, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना। पर ये जो लड़ाई यहां से शिफ्ट होके इजराइल और फलस्तीन की वॉर में कन्वर्ट हो गई। अब यह भी एक एस्पेक्ट है कि दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन, जो कि सुन्नी ग्रुप है, पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और खुद शिया हैं, अपनी यहां पर सुन्नी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, यहां पर सुन्नियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, अल्टीमेटली कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सब अपना अपना इंटरेस्ट है। जहां इंटरेस्ट है वहां सपोर्ट कर दो, जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां सपोर्ट वापस ले लो। हिंदू लड़के से शादी कर ले, चाहे जाति कोई भी हो जाए। हाँ, यस। नेक्स्ट, रेड सी सिग्निफिकेंट, द वाइटल वाटरवे कनेक्टिंग सुएज, इजिप्ट एंड बाब अल मंदेब स्ट्रेट, क्रूशियल फॉर मैरीटाइम ट्रैफिक बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सुएज, इजिप्ट एंड बाब अल मंदेब, यहां पर बाब अल मंदेब ये चोकिंग पॉइंट हो सकता है जिबाउती के पास, क्योंकि जिबाउती, सोमालिया और इस एरिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल तो किसी गवर्नमेंट का नहीं है। और यहाँ पर सोमालियन पायलट्स हैं, यहाँ पर आने वाले शिप्स को वो लूटते हैं, उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उनसे वो पैसे वैसे मांगते हैं उन कंट्रीज से, या उस शिपिंग कंपनी से पैसे मांगेंगे कि अपने बंदे हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं और आप इनको छुड़ाना है, यहाँ पे पैसे दो। और ये जो पॉइंट है ये चोकिंग पॉइंट है, कोई भी इस एरिया के ऊपर कब्जा करके वर्ल्ड ट्रेड को चोक कर सकता है, बाबल मंदेब के ऊपर कब्जा कर, ठीक है। अब जैसे इजराइल एक ऑफर कर रहा है कि आप गल्फ ऑफ अकाबा से एक नया रास्ता निकाल लो, आपकी डिपेंडेंसी सुएज कैनाल के ऊपर खत्म हो जाएगी। मान लो वहां खत्म हो जाए, पर इस एरिया के अगर ये मिलके कैप्चर कर ले तो फिर, तो दैट इज द पॉइंट, दिस इज द इशू। और देखो आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, disruption of Red Sea could lead to the substantial surge 25 to 30% in freight rates of Indian shipments to Europe and Africa। तो अगर इंडिया का माल वहां जा रहा है उसके रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद उसके साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इफेक्ट होएगा। The Red Sea route is India's shortest path to Asia to Europe, vital for 30% of global container traffic। इसको हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस किया, वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। About the Houthis, Shia Muslims sect and military organization from Yemen, the Houthi rebels emerged in the 1990s, involved in Yemen's civil war since 2014, backed by Iran, attacks on Red Sea ships linked to their support for Hamas and opposition to Israel।
तो जो कंट्री जिन जिन कंट्रीज के साथ इसराइल के रिलेशन अच्छे हैं उन सब कंट्री के शिप्स के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। यमनी सिविल वॉर बैकग्राउंड, Houthis insurgent seized Yemen's capital Sana'a in 2014, leading to the prolonged civil war. Saudi Arabia supported the Gulf states and the US launched airstrike against the Houthis in 2015. इसका मतलब ये सीधे सीधे अमेरिका के अगेंस्ट हो गए और अमेरिकन सपोर्टर के अगेंस्ट हो गए। The ceasefire was signed in 2022 but lapsed after 6 months with no return of full scale conflict. ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक दिन क्लास में भी डिस्कस किया था, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जब तक उसको फंडिंग नहीं मिलती ना वो रन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब हौतीज को जो फंड कर रहा है वो ईरान है, जो पैसे दे रहा है इनको, समझ आया? और ईरान खुद इस टाइम पे डॉलर टर्म्स में पैसे तो उसके पास खुद नहीं है क्योंकि उसका ऑयल तो बेच नहीं रहा। पर ईरान जो है ऑयल टैंकर के थ्रू नीचे नहीं बेच रहा, बट अपने से ऊपर की कंट्रीज में आर्मेनिया, अजरबैजान में उसका पेट्रोल जा रहा है जो सी रूट से नहीं जाता, जो रेड रूट से जाता है। Houthi insurgents seize Yemen capital Sana'a हो गया। उसके बाद सऊदी अरेबिया supported Gulf states 2022 lapsed 6 months within no return of full scale conflict। उसके बाद recent Houthi actions, Houthi attacks Red Sea ships responding to Israel's military campaign in Gaza, vowed to target vessels that believe are heading to and from Israel। US led initiatives, the multinational force including UK, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles and Spain aims to protect ships without escorting specific vessels, coordinating with the existing Combined Task Force 153 of Regional Maritime Security। The US-led efforts addresses a rising concern over the security of Red Sea, impacting global trade routes and drawing attention to geopolitical tension in the region। News summary क्या कहती है? Multinational efforts launched in safeguard the Red Sea commerce। Formation of multinational force, the US spearheaded the creation of multinational force to protect ships navigating to the Red Sea। अब इसमें फोर्स में क्या होगा? अमेरिका और बाकी सब कंट्रीज अपने अपने शिप भेज देंगे, वॉरशिप भेज देंगे, ताकि अगर कोई अटैक हो तो सब मिलकर रिएक्ट करें। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स एंड स्पेन हैव जॉइंड द मिशन। ध्यान रखना, सेशल्स, इंडिया के सेशल्स के रिलेशन बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे। उसके बाद मिशन स्ट्रक्चर क्या है? वेरिड रोज, दीज आर द हाउथी टेररिस्ट्स। हाँ, ये होती है। अब इन्होंने जो सर के ऊपर बांध रखा है ये फिलिस्तीन की सपोर्ट में बांध रखा है। ये फ्लैग जो है ये पैलेस्टीन का फ्लैग है। तो वेरिड रोल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ज्वाइंट पेट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफ सदर्न रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो उस एरिया के अंदर सभी कंट्रीज, ये जो जिसके पीछे हमने डिस्कस किया, ये सब उस एरिया के अंदर रूटीन में चक्कर काटते रहेंगे और पेट्रोलिंग करते रहेंगे। मिलिट्री शिप्स इन द न्यू मिशन वुड नॉट एस्कॉर्ट स्पेसिफिक वेसल्स, will be strategically positioned and offer comprehensive protection for multiple ships simultaneously। Coordination with the Combined Task Force 153, the newly launched mission will coordinate efforts with Combined Task Force 153 established in April 2022। Combined Task Force 153 focuses on enhancing maritime security in the Red Sea, Bab el-Mandeb and the Gulf of Aden। The collaboration initiative aims to address security concerns arising from the recent missiles and drone attacks in Red Sea, enhancing the protection of maritime activity in the region। तो कुल मिला के मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। और इंडिया का INS कोची, ये डिस्ट्रॉयर है, बड़ा शिप है इंडिया का, और ऊपर रडार लगा, इसके ऊपर बहुत ह्यूज रडार है। और नॉर्मली इस तरह के डिस्ट्रॉयर जो हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलते हैं। The Indian destroyer INS Kochi recently conducted evacuation of one of 18 sailors of hijacked commercial vehicle MV Ruin of the coast of Somalia। तो ये एक कमर्शियल व्हीकल था MV Ruin, उसमें से 18 सेलर थे, इंडिया ने उनको 6 को फ्री करवा लिया। About INS Kochi, it is a second vessel of Kolkata class stealth guided missiles destroyer deployed under the codename Project 15A of Indian Navy। कंस्ट्रक्टेड बाय मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया था मुंबई के अंदर, कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन सितंबर 30, 2015। फीचर्स क्या हैं? इक्विप्ड विद एडवांस सुपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, द एंटायर एंटी सबमरीन वेपन एंड द सेंसर सूट ऑन बोर्ड कंप्राइजिंग इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर्स, इंडिजीनियस ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर्स एंड द बो माउंटेड न्यू जनरेशन हुमसा सोनार शोकेस इंडियाज इंडिजीनियस कंट्रीब्यूशन टू अंडर वाटर वॉरफेयर। तो सोनार है, सोनार के थ्रू क्या करते हैं? इसके थ्रू सबमरीन पकड़ी जाती हैं। मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड मुझे ये आंसर याद नहीं आया था कि सबमरीन आपस में कैसे कांटेक्ट करती हैं।
तो मैंने पढ़ा तो था, पर मैंने कहा कि सर श्योर नहीं हूँ, पर शायद सोनार है, बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही है। तो ये आंसर कभी नहीं भूलता, सोनार वाला। सबमरीन आपस में सोनार के थ्रू कांटेक्ट करती हैं, तो इसमें सोनार लगा, इसका मतलब सबमरीन भी पकड़ सकता है। So integrated with the state-of-art combat management system (CMS) 115A, that works seamlessly with the onboard weapons and sensors, capable of operating two Sea-King और चेतक हेलीकॉप्टर। Sea-King है और चेतक हेलीकॉप्टर इसके साथ साथ है, इसी के साथ अटैच्ड है, इसी के ऊपर रहते हैं। तो व्हाट इज भूमि राशि पोर्टल? तो यहाँ तक पता चल गया। तो हमें पता चला कि रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसमें जो फोर्सेस हैं अमेरिका की वो फोर्सेस, और इंडिया ने अपना डिस्ट्रॉयर भेजा है, और अल्टीमेटली उन एरियाज में लोगों को थ्रेटन करने के लिए इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे, व्हाट इज भूमि राशि पोर्टल? The Minister of Road Transport, Ministry of Road Transport and Highlight recently announced that 1467 projects of National Highway Authority of India are now part of the भूमि राशि पोर्टल। अब देखो बेटा, नाम से पता चल जाता है भूमि राशि पोर्टल। अब आपको रोड साइड चौड़ी करनी है, आपको नेशनल हाईवेज बनाने हैं, तो आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। जब आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी तो उसके लिए एक पैसा पे करना पड़ेगा, जो पैसा पे करना पड़ेगा उसी के लिए पोर्टल बना है, भूमि राशि पोर्टल। किसको कितने पैसे मिले हैं उसमें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर प्रोविजंस क्या है? About the Bhumi Rashi portal, it is digital governance initiative by the Ministry of Road Transport and Highways. The portal aims to streamline the land acquisition process of national highways. It serves as a central platform for online possession of the land acquisition notification, expediting highway infrastructure projects in India. The portal enhances efficiency, transparency, and accountability in the land acquisition, ensuring direct transfer of benefit to the beneficiary's account. तो किसी भी हाथ से पैसे चेक नहीं देने हैं, सीधे उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिस जिसकी लैंड एक्वायर करेंगे। उसके बाद फीचर्स क्या है? बाइलिंगुअल फंक्शनैलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द यूजर कन्वीनियंस। तो क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए हिंदी में भी इंफॉर्मेशन डाली गई है, बाइलिंगुअल है। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन अप्रूवल्स, इंटरफेस फॉर लोकेटिंग लैंड एक्विजिशन एरियाज विलेजेस, इंटरफेस फॉर डिटेल्स ऑफ competent authority for land acquisition. Kala CALA is a review official appointed by state government for each NH project, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी। लैंड एक्विजिशन कैसे हुआ? काला है CALA, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन इसके लिए बनाई गई है। तो रेवेन्यू ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच NA प्रोजेक्ट। ध्यान रखना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा। जो भी पैसे मिलेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन जनरेशन इंटरफेस फॉर द लैंड एक्विजिशन, इंटरफेस फॉर लैंड डिटेल्स, कौन कौन सी लैंड है इसके अंदर, ईमेल नोटिफिकेशन इंटरफेस फॉर ऑल इन्वॉल्व पार्टीज इन द प्रोसेस, फ्लो इंश्योरिंग स्मूथ ई ऑफिस मैनेजमेंट, इंटरफेस फॉर ऑब्जेक्शन एंड पोसेशन, इंटरफेस फॉर objection and possession, interface for compensation, determination and finalization, interface for landowners and affected parties, interface for generating reports. The portal is integrated with the public finance management system of the Ministry of Finance for real-time deposit of compensation into account for affected interested persons. बस यही है इसके अंदर। Next, Lok Sabha passes bill for replace Indian Penal Code IPC 1860, Code of Criminal Procedure CRPC 1973, India Evidence Act 1872. Lok Sabha has approved bill aiming to replace the Indian Penal Code 1860. एक सेकेंड, Lok Sabha has approved bills aiming to replace the Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedures 1973, and Indian Evidence Act IEA 1872. These legislative measures are designed to modernize the existing legal framework and revamp the criminal justice system. Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023 to replace IPC Indian Penal Code. So introduces community service as a noble form of punishment for the first time. तो इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज अ नोबल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है
ये बाहर से आया था, बाहर है, बाहर के देशों में चलता है कम्युनिटी सर्विसेज का, कि आपने कोई स्पेसिफिक क्राइम किया है तो आप उसके लिए कम्युनिटी सर्विस करोगे। जैसे हॉस्पिटल में जाके एक दिन साफ सफाई का काम करना है, मरीजों को मेंटेन करना है। नॉर्मली ये जो काम किए जाते थे जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ऐसी छोटी मोटी सजाएं देते थे। अब यहाँ पर ये भी प्रोविजन स्टार्ट किया है, तो मान लो किसी ने ट्रैफिक लाइट की वायलेशन की है, तो हो सकता है उसके लिए कोई प्रोविजन हो, तुमने आज पूरा दिन ट्रैफिक मैनेज करना है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। Incorporates provision for the death penalty in cases of gang rape of minor and murders committed by 5 or more individuals based on the ground of race, caste, community, personal belief, etc. डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, मर्डरर ने जो 5 और मोर इंडिविजुअल्स इसके अंदर गैंग रेप के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उन सब के लिए फांसी का प्रोविजन पहली बार किया है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एज है वो माइनर्स की एज है, 18 साल से कम, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है। पहले फांसी का प्रोविजन नहीं था, अब फांसी का प्रोविजन ऐड किया गैंग रेप के केस में। ध्यान रखना, गैंग रेप का केस है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन हो कि जैसे मेरे एक स्टूडेंट है दूसरी क्लास के अंदर, तो ही सेड के सर प्रोविजन अब ये किया है, ध्यान रखना प्रोविजन उल्टा है, जो उसने कहा तो उसका उल्टा है। ही सेड के सर 18 साल से कम उम्र अगर है ना, तो उस केस में भी फांसी का प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। मतलब रेपिस्ट अगर 18 साल से कम का है, रेपिस्ट 18 साल से कम का है, उसके लिए फांसी की सजा, ऐसा प्रोविजन नहीं। प्रोविजन ये है कि अगर जिसके साथ रेप हुआ है, जो विक्टिम है, ठीक है, उसकी उम्र अगर 18 साल से कम है, माइनर है, और सर्टेन एजेस के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, और उस केस में भी गैंग रेप के केस में 5 से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो फांसी की सजा का प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, सेडिशन इज रिमूव्ड व्हाइल अ न्यू प्रोविजन पेनलाइजिंग आर्म्ड रिबेलियन। अब सेडिशन वर्ड को रिमूव कर दिया है, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इंक्लूड किया है, सबवर्सिव एक्टिविटीज एंड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड। तो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और सबवर्सिव एक्टिविटीज को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। अभी डिफाइन अ टेररिस्ट एक्ट एज एन एक्शन विद इन द इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज टू इंस्टिल टेरर इन द पीपल। तो लोगों को डराने के लिए अगर ये काम किया जाएगा, थ्रेटन करने के लिए, खासतौर पर इंटरनल सिक्योरिटी अगर इंडिया की थ्रेट होगी, तो उसकी भी क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है। टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या क्या होगी, तो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, थ्रेटन द यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को अगर कोई थ्रेट करता है, इंटीग्रिटी को थ्रेट करता है, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंडिया की को थ्रेट करता है, तो उसको टेरर की कैटेगरी में रखा जाएगा, वो टेररिस्ट है, ठीक है। पहले सिर्फ मार देने पर टेररिस्ट था, अब इन केसेस में भी टेररिस्ट कंसिडर हो सकता है वो। नेक्स्ट, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 रिप्लेस सीआरपीसी, set specific timeline for conducting investigation, completing the trials and delivering judgment in a time bound manner. उसके बाद mandates the video recording of statements from the victims for sexual assault, ठीक है, mandates the video recording of statements from the victims of sexual assault। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केस के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन इंक्लूड किया है। उसके बाद इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोविजन फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर किसी इंडिविजुअल ने, जैसे रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता था और लोग इसको शौकिया करते थे, बस को आग लगा दी, रेलवे इंजन को आग लगा दी, तो वो लोग प्रॉपर्टी अटैच करेंगे उनकी। जिसने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। लोगों में डर तो रहेगा ना, नहीं तो ऐसी बसें फूक देते थे, नई बसें 1-1 करोड़ रुपए की बसें लोग आग लगा देते थे, अब प्रॉपर्टी अटैच होगी उनकी। सो अटैचमेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोविजन फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उसके बाद भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023 टू रिप्लेस आईएई। अब इसमें एक और भी एस्पेक्ट था, इंडिविजुअल क्राइम करता था, अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी, उसको पता है साल 2 साल के अंदर मैं छूट जाऊंगा, अभी क्या कह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे। आदमी को सबसे बड़ा डर उसकी प्रॉपर्टी के जाने का होता है, कई बार अपनी जान से भी ज्यादा डर उसको प्रॉपर्टी के जाने का होता है, ठीक है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए आदमी कई बार जिंदगी लगा देता है, अब बोला प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे क्राइम करेंगे। देन उसके बाद भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023 टू रिप्लेस आईएई, एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स such as email, document, computers and messages stored on digital devices। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इनको भी इंक्लूड कर दिया, ईमेल इंक्लूड किया है, डॉक्यूमेंट जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होंगे
डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसको भी इंक्लूड किया है, और कंप्यूटर मैसेजेस स्टोर्ड इन द डिजिटल डिवाइसेस, acknowledges that electronic and digital records carry the same level weight as the paper record. तो जो वेटेज पेपर की है वही वेटेज जो है ईमेल वगैरह सरकारी रिकॉर्ड इसकी रिकॉर्ड की है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. There are 3 sub schemes under the RAMP program launched. ये मुझे लगता है लास्ट न्यूज ही है शायद. 3 sub schemes under the RAMP program launched. अच्छा, एक चीज और है बेटा, कुछ एडिटोरियल ऐसे हैं जो सच में आप लोगों के लिए असेंशियल हैं फॉर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए. और देखो क्या है कि अगर हम लोग सारे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ना तो हमारा जो ये जो 1-1.5 घंटे की ये जो क्लास नहीं भी छोटी पड़ जाया करेगी. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो न्यूज है हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करें, क्योंकि इसको करते करते मुझे लग गया था कि इतने लंबे टाइम तक कोई याद भी नहीं रहेगा, है ना. और वैसे भी वो एडिटोरियल का वो जो सेक्शन होता है वो मेंस के काम का होता है. तो हम क्या करेंगे कि उनके लिए आपको अलग से वो जो कंटेंट है वो अलग से हम लोग ये वेबसाइट में डाल देंगे, या फिर ऐप के ऊपर डाल देंगे, या फिर वो जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया है उस पर भी डाल सकते हैं. टेलीग्राम चैनल विशिष्ट एकेडमी के नाम से ही है, ठीक है. तो टेलीग्राम चैनल पे वहां पर भी डाल सकते हैं, ठीक है. तो आपके पास लंबे टाइम तक एक रिकॉर्ड रहेगा. सर जैसे बाकी भी करते हैं टेलीग्राम पे, वो कई बार जो एडिटोरियल फोटो होते हैं उसकी पिक्चर वगैरह डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. जब देखो मैंने ये सोचा था, एक दिन आपने सजेस्ट किया था कि हम लोग उसमें डाल दें. कई बार क्या होता है कि अब आप इसकी रियलिटी समझना क्या होता है. जब मैं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसमें अगर मैं उसको ऐड करता हूँ तो पहले मुझे कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आना होगा, और ये डॉक्यूमेंट है इरेलेवेंटली लंबा होता जाता है. फिर उसमें क्या होता है, उसकी डाउनलोडिंग में आप लोगों के पास भी जब ऐप पे जाता है, या आप लोग जो ऐप के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें भी आपकी भी स्टोरेज भारी होती जाएगी, ठीक है. तो करना मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो सभी चीजें जैसे वो ये वाली न्यूज जो है इसके पीछे वाली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के ऊपर है, ठीक है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की उसकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, पीआईबी ने खुद से डाली हुई है, तो ये पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. वहां से लेके मैं डाल दूं, पर उसका आपको एडवांटेज कोई नहीं है, फायदा नहीं है उसको कोई. फोटो इस करके डालते हैं कि फोटो डालने से चीजें लंबे टाइम तक याद रह जाती हैं, आदमी रिलेट कर लेता है कि इससे रिलेटेड है ना, तो इस करके फोटो डालना है साथ में. अगर मैं उसको भी डालूंगा हो सकता है फिर मेरा भी कंप्यूटर का लोड बढ़ता है, वो फोटो जमा होती चली जाती है कि बार याद नहीं रहता, भूलना है ना, उस पे इसको इंक्लूड करना, फिर आपकी वो फाइल भारी हो जाएगी, आपको फिर मोबाइल के ऊपर खोलने में दिक्कत आएगी, ठीक. तो इस करके मैंने नहीं डाला, मतलब खींच के रखी हुई है वो 20-22 फोटोज थी, तो आज में भी 3-4 तो आज ही लग जानी थी. तो मैंने फोटो लगाने के मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं इरेलेवेंटली, क्योंकि वो उस कंडीशन में एक चीज ये भी होती है कि फोटो जो वो डॉक्यूमेंट हैवी हो जाता है तो ईमेल भी नहीं होता है, ठीक है ना, वो फिर इशू रहेगा. तो इस करके वो फोटो डालनी बंद कर दी, क्योंकि सोर्स तो अल्टीमेटली न्यूज़पेपर ही है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, डेक्कन हेराल्ड, उसके बाद द न्यू इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस के बाद एक और आता है जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस कोई एक और न्यूज़पेपर है. और फिर उसके बाद पीआईबी है, वहां से इंफॉर्मेशन है, कभी कभी इंडिया टुडे से और द प्रिंट से भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं. तो सब स्कीम्स अंडर द रैम प्रोग्राम लॉन्च. तो अभी कुछ बड़े एडिटोरियल्स हैं, तो आज मैं आप लोगों को एडिटोरियल जो है वो ऐप के ऊपर हम लोग डाल देंगे, नहीं तो फिर हम लोग उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक. The Union Government of MSME has introduced 3 sub-schemes under the RAMP program, namely MSME Green Investment and Financing to Transformation Scheme, MSE Gift Scheme, MSE Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy, MSE Spice Scheme, and MSE Scheme for Online Dispute Resolution for the Delayed Payment. The Ministry has signed Memorandum for Understanding MOUs with the implementing agencies, SIDBI for the MSME Gift and MSE Spice Scheme. नाम क्या क्या है बेटा? MSME Spice Scheme, MSME Scheme for Online Dispute Resolution, Delayed Payment, और MSME Gift and MSE Spice Program, और and within National Informatics Center Services for MSE ODR Scheme. About the schemes क्या है? एक आगे होगी, हाँ. MSME Green Investment and Financing for Transportation Scheme, MSME Gift Scheme का क्या मतलब है? Aims to assist MSME on adopting green technology with interest subvention and credit guarantee support. कि अगर आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं, जो भी एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज किया है, तो उस केस में उसको क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगी उसको. उसके बाद सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन है और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी मिलेगी. देन उसके बाद MSME scheme for promotion of investment in circular economy, MSME Spice scheme, the first ever government scheme supporting circular economy projects through credit subsidy, aiming for zero emission in the MSME sector by 2070. ठीक है बेटा, क्या करेंगे इसमें?
सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स थ्रू क्रेडिट सब्सिडी एमिंग फॉर जीरो इमिशन, तो जो जीरो इमिशन होगा उसके इसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। देन सपोर्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी प्रोग्राम एमएसएमई स्किप प्रोग्राम, स्किप enables innovators in the MSME sector to commercialize their intellectual property rights, उनके intellectual property rights को commercialize करने के लिए उससे related है। enable innovators in the MSME scheme to commercialize their intellectual property rights। MSME scheme for online dispute resolution for delayed payment, the pioneering scheme integrating legal support with the modern IT tools and artificial intelligence to address delay payment and micro and small enterprises. The National MSME Council, established by Ministry, serves as administrative and functional body of the World Bank Support RAMP program. It oversees inter-central ministerial department coordination, center-state synergies and advices, monitor progress and mandate reforms in MSME sector. RAMP program क्या है? World-based essential central sector scheme supported various COVID-19 resilience and recovery interventions of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Aims to improve access to market and credit, strengthen institutions and governance at the central and state level, enhance central state linkages and partnerships, address issues of delayed payment and promote green practice in MSME. Components क्या हैं? Strategic investment plans involve all state duties and including outreach plans, identifying, mobilizing the MSME, key constraints and gaps, milestone and budgets of intervention of property sector. The overall monitoring and policy overview RAMP are conducted by the Apex National MSME Council headed by Ministry of MSME with representation of various ministries support by secretariat। खास नहीं है इसका अंदर, बस इतना ही रैम्प प्रोग्राम इन्होंने इशू किया। सर ये नीचे वाली दो स्कीम दोनों सेम ही स्पाइसी, ये पीछे करना सर, पीछे वाली ये स्पाइसी लिखना था सर नीचे, जैसे करते थे यही पर वो सेम ही लगे स्कीम है। नहीं बेटा वो अलग है, वो स्पाइस है, ये स्किप है। लगे सर, हाँ ये अलग है। तो कमर्शलाइज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, आईपीआर से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। मुझे लगा उसी का पॉइंट होगा शायद। नहीं ये अलग से है, और ये स्पाइस है, ये अलग से प्रोग्राम। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो 4 प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए, ठीक है। और रैंप इसको नाम इसके लिए, यहां से फिर आदमी ऊपर जाएगा, रैंप से ऊपर चढ़ाई रहेगा, ठीक है ना। सो आज इतना ही है, इसमें भी लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा लग ही गया। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। कल देखते हैं, कल शाम की क्लास भी शायद ना ही करें।